बट फिर भी हम अभी भी ये नहीं कहेंगे कि मार्केट्स बहुत अट्रैक्टिव हैं। तो सर्टनली वैल्यूएशंस बहुत रिच से अब थोड़े से एक जोन में आ रहे हैं जहाँ वी आर स्टार्टिंग टू लुक एट सम एरियाज जहाँ पे शायद अब इंटरेस्टिंग एक मोमेंटम बनने की जगह हो रही है, बट बहुत कम पॉकेट्स है अभी भी। सो आई थिंक वैल्यूएशन में थोड़ा और कंफर्ट आना जरूरी है मेरे हिसाब से। और मैंने ये देखा है कि आईटी में साइकिल्स आते हैं, जब नई टेक्नोलॉजी आती है हर 10-12 सालों में। एंड हर नई टेक्नोलॉजी चेंज के साथ में, जैसे अभी हम जेन एआई की बात कर रहे हैं इन द वेरी रिसेंट टाइम्स, लास्ट टाइम हमने क्लाउड पे देखा था। सो चेंजेस कीप कमिंग। तो अगर कोई फंड मैनेजर इस थीमेटिक को मैनेज कर रहा है तो उसके पास बहुत ज्यादा लीवरेज है कि वो हर सेक्टर में थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और कोई एक आधा सेक्टर अगर साइकिल से जा रहा है, देन वो वहां से थोड़ा कम एलोकेशन करके किसी और सेक्टर की तरफ एलोकेट कर पाएंगे। Yeah. वो उनके पास ज्यादा एम्यूनिशन होगा कि वो किस तरह से पोर्टफोलियो को मैनेज करें। एज ए सेड दैट इंडियन इंडियन इकोनॉमी में जो चेंजेस हम देखे हैं पिछले कुछ सालों में और जो हमें दिख रहे हैं आने वाले काफी सालों में, आई एम श्योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट में अगर आज कोई इन्वेस्टेड नहीं है तो दे विल लूज ऑन समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। बिकॉज आज से 2 डेकेड्स के बाद शायद हम इतने हाई ग्रोथ इकोनॉमी शायद हम ना रहें। दूसरा ये है कि मैंने ये रियलाइज किया है कि यूफोरिक मार्केट में बिहेवियरल फाइनेंस आ जाता है। आई मीन वी ऑल टेंड टू गेट ड्रिवन बाय द यूफोरिया इन द मार्केट। लास्ट साइकिल्स में मैंने भी कुछ ऐसे देखे थे कि यूफोरिया है, एंड इट डज टेंड टू काइंड ऑफ इनिशियल ईयर्स में व्हेन यू आर न्यू, ऑब्वियसली वो यूफोरिक मार्केट बहुत एक्साइट करता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड की बात। म्यूचुअल फंड की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। और आज हमारे साथ वी हैव अ वेरी रिनाउंड पर्सनालिटी फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो आज हमारे साथ है मिस मीता शेट्टी, हु इज़ अ फंड मैनेजर एट टाटा असेट मैनेजमेंट। She manages a Tata focused equity fund, Tata Digital India Fund, and Tata India Pharma and Healthcare Fund. She has over 16 years of industry experience. Ms. Meeta Shetty brings extensive experience in equity research across various sectors at leading institutions and has been serving in a fund management role since 2018. Her prior roles include positions at Kotak Securities Limited, HDFC Securities, and AMSEC. Ms. Meeta holds a CFA charter from the CFA Institute US and a bachelor's degree in economics. Hello everyone, welcome back to Mutual Funds की बात. Thank you so much for joining us again this week. मेरा नाम नम्रता अरोरा है और आज हमारे साथ हैं someone who's joining us for the second time today. And last time भी जब हमने मीता शेट्टी को इंटरव्यू किया था, we had an amazing response. So Meeta Shetty, she is a fund manager with Tata AMC. Meeta, firstly, thank you so much for joining us today again. And I truly appreciate the fact कि आप अपने इतने busy schedule से हमें थोड़ा time दे रहे हैं. So thank you so much for coming for the show. Yeah, thank you, Namrata, for inviting us, and thank you, Grow. They've been a very critical partner for us in our journey, and we really appreciate that you're hosting us again. Sure. Thank you so much. So guys, आज के एपिसोड में जो है हम एक थीम बेस्ड एपिसोड क्रिएट हम कर रहे हैं, जिसमें हर एपिसोड में हम एक थीम के बेसिस पे सवाल पूछेंगे। तो आज का जो हमारा थीम है दैट इज अराउंड सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड्स। एंड आई डू बिलीव कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स को सेक्टरल फंड्स, थीमेटिक फंड्स इतने अच्छे लगते हैं, हमने इतने इन्फ्लोज देखे हैं इन दिस कैटेगरी। तो आज हमारे जो बहुत सारे सवाल रहेंगे दे विल रिवॉल्व अराउंड सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड्स, ओके। And of course, who better than Meeta to answer those questions, because Meeta खुद इस कैटेगरी में फंड मैनेजर है। तो मीता, मैं जो आपसे पहला सवाल है दैट इज अराउंड द करंट मार्केट सिचुएशन, राइट। हम सब जानते हैं कि अभी मार्केट वॉलेटाइल है एंड हम देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, एंड ऑफ कोर्स इसके काफ़ी रीजंस हो सकते हैं विच यू मे वांट टू इलैबोरेट ऑन। हमने सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स भी देखे तो दे वर वीकर देन एक्सपेक्टेड, और ऑफ कोर्स आई थिंक रिजल्ट्स की वजह से भी मार्केट सेंटिमेंट पे असर पड़ता है। तो आप हमें ये बताइए मीता कि वैल्यूएशंस तो अभी भी हाई है लेकिन मार्केट वॉलेटिलिटी दिख रही है, तो एट दिस पॉइंट इन टाइम हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए? लाइक डू यू थिंक ये मार्केट वॉलेटिलिटी कंटिन्यू होगी? डू यू थिंक रिजल्ट्स की वजह से मार्केट पे और ज़्यादा इम्पैक्ट होगा? व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस?
श्योर। सो नम्रता, देयर आर टू एस्पेक्ट्स हियर। एक कि जैसे आपने कहा कि वैल्यूएशंस एक्चुअली काफी रिच थे। इनफैक्ट अ मंथ बैक, ऑब्वियसली हम अभी 10% ऑलमोस्ट करेक्ट हो गए हैं, बट अ मंथ बैक हमारी वैल्यूएशन करीब 22 से 23 के पी रेशियो पे चल रही थी, इफ आई वाज लुकिंग एट FY26 एज अ अर्निंग्स ईयर। या और वो काफी हायर लेवल पे हैं, थे रादर। नाउ दैट वी हैव करेक्टेड अराउंड 10%, हमने देखा है कि वो अराउंड 20 के रेंज में अब आने लगे हैं। बट फिर भी हम अभी भी ये नहीं कहेंगे कि मार्केट्स बहुत अट्रैक्टिव हैं। तो सर्टनली वैल्यूएशंस बहुत रिच से अब थोड़े से एक जोन में आ रहे हैं, जहाँ वी आर स्टार्टिंग टू लुक एट सम एरियाज जहाँ पे शायद अब इंटरेस्टिंग एक मोमेंटम बनने की जगह हो रही है, बट बहुत कम पॉकेट्स है अभी भी। सो आई थिंक वैल्यूएशन में थोड़ा और कंफर्ट आना जरूरी है मेरे हिसाब से। और वो दो तरीके से आ सकता है, या तो मार्केट थोड़ा और वॉलेटाइल रहे थोड़े और टाइम, या फिर हम एक टाइम करेक्शन में चले जाएं थोड़े लंबे समय तक। तो जनरली फिर हम एक साल आगे का नंबर्स देखने लगते हैं, और वैल्यूएशंस डेफिनेटली एक बहुत अच्छे रेंज में आ जाएंगे तब तक। So valuation पर I think that we are getting there, but I think little more comfort is required. Second aspect is the result season which you also highlighted. अब यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा सा ये क्वार्टर ग्रोथ में कम रहेगा इन टर्म्स ऑफ जो भी हम जो हमें डेटा पॉइंट्स दिख रहे थे। पर उसके सामने भी नतीजे थोड़े और वीक आए हैं, थोड़ा ज्यादा ही सबड्यूड रहा है ये क्वार्टर। और आप देखिए जो पॉकेट्स हैं जहाँ पर ज्यादा वीकनेस दिखी है, वो लार्जली हमें दिखा है सीमेंट, इंफ्रा, मेटल, अर्बन कंजम्पशन, और ये सारी जगहों पे, रूरल साइड पे, तो ये सारी जगहों पे थोड़ा ज्यादा ही वीकनेस हमें देखने मिला है। और उनके रीजंस रहे हैं। सो बिकॉज इस साल हीट वेव्स थे, मॉनसून भी थोड़ा एक्सटेंडेड रहा, और इलेक्शन भी हुए इसी साल में, जनरल इलेक्शंस। इस सब चीजों की वजह से केपेक्स स्पेंड गवर्नमेंट का इतना नहीं हो पाया। कंजम्पशन पैटर्न को थोड़ा इम्पैक्ट किया है हीट वेव्स और एक्सटेंडेड मॉनसून्स ने। तो उस सबका इम्पैक्ट हमने इस रिजल्ट्स में देखा है। बट एट द सेम टाइम जब मैं देख रही हूँ कि आगे आने वाले थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर को अगर मैं देखूं कि कैसे वो दिख सकते हैं, तो आई थिंक दैट थर्ड क्वार्टर में हमें थोड़ा सा बेनिफिट दिखने मिलेगा इन सारी चीजों का। बट बाय फोर्थ क्वार्टर आई थिंक नंबर्स में काफी हमें बेनिफिट दिखेगा, बिकॉज आफ्टर ऑलमोस्ट 4 इयर्स हम नॉर्मल मॉनसून हमने इस साल देखा है। या इंफ्रा केपेक्स जो भी अभी तक हमने इतना नहीं होते हुए देखा है, उसका एक अच्छा पुश हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ दिस फिजिकल में दिखेगा। उसका मेजर बेनिफिट हमें Q4 में नंबर्स में देखने मिलेगा। तो आई थिंक दैट ये क्वार्टर एक एब्रेशन की तरह हम मान के चल सकते हैं। और हम देख एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें एक अच्छा पिकअप दिखेगा, मोर ओवर फ्रॉम Q4 आई वुड से। okay. So this is not something that we should be worried about, right? I mean, we can say कि अगर volatility दैट्स अभी व्हाट है द भी तो नंबर्स आर शोइंग। okay. दैट्स व्हाट द नंबर्स आर शोइंग। All right. Okay. So let me ask you the next question जो हमारी थीम के ऊपर है, which is sectoral and thematic funds. And पहले एक बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि अगर हम सेक्टरल और थीमेटिक फंड्स की बात करें, बहुत इन्फ्लोज देखे हैं ऑलमोस्ट, वी सीन 50% ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो सेक्टरल और थीमेटिक फंड्स की तरफ आए हैं। इसका रीज़न क्या है? ऐसा क्यों है कि इतने सारे इन्वेस्टर्स इस कैटेगरी की तरफ अट्रैक्टेड हैं, राइट? आई मीन, what is it that makes this segment so attractive for investors? Or maybe you can also point out at a very high level कि ऐसे कौन से सेक्टर्स या थीम्स हैं जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स की अटेंशन को ड्रॉ कर रहे हैं? राइट। सो आई थिंक एक बड़ा ड्राइवर रहता है कि उस पर्टिकुलर सेक्टर और सेगमेंट ने रिटर्न्स कैसे जनरेट किए हैं। वी हैव सीन दैट इन्वेस्टर्स जनरली गो एंड स्टार्ट चेजिंग रिटर्न्स ऑफ द पास्ट ईयर्स, विच इज ड्राइविंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन माई सेंस। बट एक और रीजन ये भी है कि लुक, आज इन्वेस्टर्स भी काफी वेल रेड हैं, दे कैन अंडरस्टैंड लिटिल डीपर एस्पेक्ट्स वर्सेस अ डेकेड बैक आई वुड से। एंड इवन इफ यू लुक अराउंड द स्कीम्स दैट आर अवेलेबल नाउ, there are these schemes which are sectorals and thematics, and which allow you to play that particular segment or sector. If a particular investor or fund is very very focused on that category, then I think that वो एक अच्छा platform मिलता है। But I think investors chasing return and coming to that, I don't think is a very great idea to follow। बिकॉज सेक्टोरल्स में और थीमेटिक्स में डेफिनेटली हम देखते हैं कि there are cycles, and there are times when particular sector especially
विल गो थ्रू साइकिल्स, एंड एक ऐसा टाइम भी आता है जब वो सेक्टर में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं देखने मिलती है एंड वैल्यूएशंस भी डीरेट हो जाते हैं. सो आई थिंक दैट वन हैज टू बी वेरी वेरी कॉशियस, बट या देयर इज एन एम्पल एवेन्यू टुडे टू इन्वेस्ट. इनफैक्ट मैं ये बात भी ऐड करना चाहूंगी कि बिटवीन सेक्टर एंड थीमेटिक, सेक्टर जो होता है वो बहुत ही नैरो फोकस्ड होता है, हम्म, वो बहुत क्लोज यूनिवर्स में ऑपरेट कर पाते हैं वो फंड मैनेजर्स. Whereas thematic to some extent becomes little more broader. yeah, For example, like a manufacturing theme or an innovation category जहाँ पे हम भी कुछ प्रोडक्ट सोच रहे हैं लाने का. So I think that ये थोड़ी broader thematics हो जाती है जहाँ पे काफी sectors हम एज अ फंड मैनेजर को आपको एक एम्यूनिशन true, मिलता true, है कि आप काफी सेक्टर्स में डिप्लॉय कर पाते हो. sure. सो बिटवीन सेक्टर एंड थीमेटिक आई थिंक सेक्टोरल में ज्यादा साइक्लिकलिटी का इम्पैक्ट आता है वर्सेस थीमेटिक, एंड दिस इन्वेस्टर्स शुड डेफिनेटली कीप इन माइंड. Okay, okay. Any specific theme which is drawing attention, as I asked? ऐसे आपको लगता है कि कोई एक स्पेसिफिक थीम है जिसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, और डू यू सी कि मतलब काफी थीम्स में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं? So I think it is broad based. Definitely diversified के सामने thematic और sectorals में ज़्यादा interest है. But as I said that we will want investors to be more focused on broader themes rather than narrow themes. As of now, obviously, whatever is given the best return is where the money is chasing Okay, those funds. But I would say that pause on that, reflect, and then see that are you going into a broader thematic. जैसे मैंने बताया innovation अगर कोई कैटेगरी है वो बहुत ही ब्रॉड थीम broad है. theme, yeah. सो वन हैज टू लुक एट ब्रॉडर थीम्स. बट राइट नाउ टू योर क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है अक्रॉस सेक्टर्स एंड थीम्स. ओके, सो अभी मैं आपसे एक स्पेसिफिक थीम के बारे में बात करती हूँ. दैट्स ऑल्सो अ फंड दैट यू मैनेज, एंड यू नो व्हाट वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट इज द डिजिटल रेवोल्यूशन. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी एज अ थीम. इंडिया जो है डिजिटल रेवोल्यूशन के फोरफ्रंट पे है, चाहे हम फिनटेक इकोसिस्टम की बात करें. वी रैंक फर्स्ट ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ बायोमेट्रिक बेस्ड आइडेंटिफिकेशन, आधार, रियल टाइम पेमेंट्स. आई मीन, it's amazing the kind of technology revolution that we've seen, the digital revolution we've seen in the country. इस context में जो information technology theme है, राइट, वो कितनी रेलिवेंट है आज के टाइम में, राइट? सो जस्ट एज एन आईटी थीम, आपको लगता है कि ये थीम आगे जाके शायद अच्छे रिटर्न्स दे सकती है? बिकॉज आईटी इज अ प्रीटी ब्रॉड बेस्ड थीम इन इटसेल्फ. सो आपका आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थीम के ऊपर व्हाट इज योर टेक? दैट्स वन. एंड ये हमें कैसे बेनिफिट कर सकती है? तो अगर मान लीजिए ये जो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस थीम, हाउ कैन इट बेनिफिट पीपल जो टेक्नोलॉजी का के बेनिफिट के बारे में सोच रहे हैं? थिंक ऑफ मे बी द रूरल मासेस एंड तो अगर हम ब्रॉड लेवल देखें एज अ कंट्री, क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज अ थीम हमें बेनिफिट करेगी अक्रॉस ऑल लेवल्स? Right, right. So I think that when you look at IT sector, या, large part of revenue अभी भी export driven है. ओके, Because a lot of work we do is for the the global world, the US and the Europe are the largest economies where actually we get service incomes from. We as in India as a country. So large part of companies revenue आज export driven है. Yes, but you're right that India level पे भी बहुत सारे ये avenues open हो रहे हैं for growth, and visibility is huge for multiple years to come. And I'm sure these companies are also taking a view of that and trying to build that ecosystem around playing the India IT boom story as well. So I think ये balanced approach रहेगा IT services companies का. उसके अलावा जैसे कि हम जो ये भी चेंज देख रहे हैं, जैसे आपने बोला आधार है, और एनी अदर चेंज दैट वी आर सीइंग ऑन द डिजिटाइजेशन फॉर इंडिया पर से, उसको प्ले करने के लिए लॉट ऑफ कंपनीज आर एक्चुअली आल्सो इनोवेटिंग बेस्ड ऑन दैट इकोसिस्टम व्हिच इज ऑलरेडी इन प्लेस. एंड वो इनोवेशंस रियली सिर्फ आईटी में नहीं, बाकी और भी बहुत सारे सेक्टर्स में कैप्चर होने की पॉसिबिलिटी हमें दिखती है. दैट इज व्हाई आई सेड दैट वी आर आल्सो वर्किंग ऑन अ प्रोडक्ट ऑन द सिमिलर लाइंस. बट कमिंग बैक टू आईटी, आई थिंक आईटी टू मी, बिकॉज मैंने ये फंड ऑलमोस्ट काफी लंबे समय तक मैनेज किया है, और मैंने ये देखा है कि आईटी में साइकिल्स आते हैं जब नई टेक्नोलॉजी आती है हर 10-12 सालों में. एंड हर नई टेक्नोलॉजी चेंज के साथ में, जैसे अभी हम जेन एआई की बात कर रहे हैं इन द वेरी रिसेंट टाइम्स, लास्ट टाइम हमने क्लाउड पे देखा था. सो चेंजेस कीप कमिंग, एंड एवरी न्यू चेंज opens up a lot of opportunity of growth for Indian IT companies.
तो ये ग्लोबल प्लस इंडिया स्टोरी के लिए आईटी बिकम्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म to make the best of the both worlds, and to play that is obviously that you participate in a sectoral fund which is focused on technology stocks. बट इन्वेस्टर्स को ये भी ध्यान रखना है, जैसे मैंने बताया कि सेक्टर फंड्स में साइकिल्स होंगे, सो आपकी एलोकेशन एक लिमिट में ही रहनी चाहिए, बिकॉज if the sector is going through cycle, then capital allocation will be really very very important whenever an investor is looking to invest in a sectoral fund. ओके, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फंड की बात करें, ऑफ कोर्स यू मेंशन कि हर सेक्टर में साइक्लिकलिटी होती है, तो जिसकी वजह से आपको थोड़ा कम एलोकेशन करना चाहिए, लेकिन साइक्लिकलिटी के अलावा डू यू थिंक कोई और भी रिस्क है जो हम स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थीम के साथ एसोसिएट कर सकते हैं? So I think that one is obviously whatever is happening in the global world वो IT पे ज़्यादा impact करता है, because majority revenues export driven है. So clearly हमने देखा था कि IT sector का growth rate बहुत कम हो गया fiscal 24 में, when US का recessionary fears बहुत ज़्यादा vibrant हो रहे थे, बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी उस टाइम पे. तो हमने देखा ग्रोथ रेट बहुत कम हो गया. इनफैक्ट ग्रोथ रेट जो 20% के करीब था कोविड के सालों में, वो घट के करीब 2 से 3% के रेंज में आ गया. सो ये ग्लोबल जो इकोनॉमीज है उनका एक काफी इम्पैक्ट रहता है, एंड वन हैज टू कीप दैट इन माइंड. दूसरा है कि चेंज इन टेक्नोलॉजी में नॉट एवरी कंपनी विल बी एबल टू गो अप द वैल्यू चेन, तो देर कैन बी सम कंपनीज जो शायद थोड़ा पीछे रह जाएं और वो उस बेनिफिट को ना कैप्चर कर पाए. सो वो सर्टनली वो फंड मैनेजर पे डिपेंड करेगा कि हाउ good are they able to pick those right kind of stocks. But risk रहेंगे definitely, and not only in IT, I think risk remains across in the equity, and that's why we call it a high risk kind of avenue or asset to look at. But we've seen the benefits also of the growth which comes along if you're able to choose the right kind of stocks. Yeah, yeah. Okay. So now let me ask you this another simple question related to investing in sectoral and thematic funds. Let's say कि एक इन्वेस्टर ने रिसेंटली जो है काफ़ी सेक्टरल और थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट किया है. लेट्स से ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने कोविड के बाद ही इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, और कोविड के बाद जिन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया, हमने देखा है वो अपना इन्वेस्टमेंट सेक्टरल थीमेटिक फंड से ही ज़्यादा लोगों ने शुरू किया. सो लेट्स से ऐसा इन्वेस्टर who has started investing in the last 3-4 years, and उनका काफ़ी allocation sectoral funds या different thematic funds में है अलग अलग, and तब market तो ऊपर थी. अब ऐसे investors को पहली बार they are looking at this is the first time that investors are looking at a downfall, correct? So ऐसे investors को what would you like to tell them, right? So do you think ऐसे इन्वेस्टर्स का जो एलोकेशन है इन टर्म्स ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स, उनको रीबैलेंस कैसे करना चाहिए? सो डू यू थिंक अभी इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करके रखना चाहिए? डू यू थिंक दिस इज अ टाइम टू सेल ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स? अभी ऐसे इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए जिनका काफ़ी एलोकेशन रिसेंटली सेक्टरल थीमेटिक फंड्स में रहा है अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड्स? Right. So I think a lot will depend on individual level पे आपका कितना risk appetite है और आपका horizon कितना लंबा है. Okay. So there cannot be one answer to this, but I can tell you couple of things that अगर आपका risk aversion थोड़ा high है, looking at the volatility, because look, equity markets में euphoric times आएंगे और फिर एक lull period भी आएगा. That's how the equity markets generally go through this volatility. एंड आपका होराइजन लॉन्ग होना बहुत जरूरी है. तो वो आपको डेफिनेटली यू हैव टू हैव दैट लॉन्गर होराइजन. दूसरा ये है कि कैपिटल एलोकेशन एक आपका स्ट्रेटेजी होना बहुत जरूरी है. वो डिसिप्लिन आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट करेगा. सो अगर आपका बहुत ज्यादा एलोकेशन सेक्टोरल और थीमेटिक पर है, देन आपको ग्रेजुअली वो कैपिटल एलोकेशन में आपको कहीं ना कहीं बैफ मैफ या डाइवर्सिफाइड कैटेगरी के फंड्स को भी ऐड करना जरूरी हो जाएगा. एंड तीसरा ये है कि आप डिसिप्लिन रहिए, बिकॉज मार्केट वोलेटाइल रहेगा, एंड लॉन्ग टर्म में इक्विटी हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट एसेट क्लासेस. सो आप डिसिप्लिन में रहिए और डोंट चेज द रिटर्न्स इज व्हाट आई वुड से. ओके. सो विच मीन्स कि अगर अभी भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स हैं तो वी शुड प्रॉब्ली कंटिन्यू टू होल्ड देम, अगर हमारा इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म है, and be more disciplined about our investments in any category. Yeah. Okay.
सो नाउ लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन मीता कि आपने बोला था कि आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में भी थोड़ा एलोकेशन होना चाहिए, सेक्टरल थीमेटिक फंड्स में एक स्पेसिफिक एलोकेशन होना चाहिए। तो जस्ट एज अ बॉल पार्क आप हमें समझाइए कि अगर मुझे मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना है, तो मैं कितना सेक्टरल थीमेटिक फंड में पैसा डालूँ, कितना बाकी कैटेगरीज में डालूँ, एंड अगर मुझे मान लीजिए एक्स परसेंटेज सेक्टरल या थीमेटिक फंड्स में डालना है, तो वो कौन से सेक्टर्स या थीमेटिक फंड्स में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, और ये ऐसे कौन सी थीम्स मेरे पोर्टफोलियो में होनी चाहिए? Sure, sure. So I think that again, there's no one answer for anyone because हर किसी का risk appetite अलग होगा. Yeah. But I think for a risk averse investor जो risk कम लेना चाहते हैं, उनका allocation आपका BAF या MAF जैसी categories में ज़्यादा होना चाहिए. Whereas someone who is willing to take a bigger risk and is younger at his age and it's okay to take larger risk, देन आपका सेक्टोरल थीमेटिक में आप थोड़ा सा स्क्यू कर सकते हो. बट एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है बिटवीन बैफ मैफ कैटेगरी, डिवर्सिफाइड कैटेगरी एंड थीमेटिक एंड सेक्टोरल. सो आई थिंक नंबर्स बोलना सही नहीं होगा बिकॉज दिस देयर इज नो वन आंसर फॉर एवरीवन. बट आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपका एक बैलेंस होना चाहिए. इफ रिस्क एपेटाइट आपका कम है तो आपका बैफ मैफ की तरफ ज्यादा एलोकेशन होगा और आपका थीमेटिक एंड सेक्टोरल उनके लिए ज्यादा होगा जहाँ पे रिस्क आप लेना चाहते हैं थोड़ा ज्यादा. ओके, बट डू यू रेकमेंड कि हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में थोड़ा सेक्टरल फंड्स या थीमेटिक फंड्स होने चाहिए? I mean, आई थिंक even दैट if आई वुड से my risk येस. appetite is low, do you think even then थोड़ा percentage maybe 5, 10, 15% ठीक रहेगा? Yeah, I think then if that's about 5-10% is a reasonable number for even someone who's not willing to take large amount of risk. Okay, yeah, all right. Okay, so we've been saying sectoral funds and thematic funds. आपने थोड़ा touch up किया था about the difference between the two, but generally investors काफी confused रहते हैं और इन दोनों categories को interchangeably use किया जाता है, right? So first tell us the difference between the two. For our Sure. viewers जिनको शायद sectoral और thematic funds के बीच में वो काफी confused रहते हैं, and please tell us from a risk return perspective as well. राइट, क्योंकि वो रिस्क Yeah. समझना बहुत ज़रूरी है कि सेक्टरल फंड्स में रिस्क है, थीमेटिक फंड्स में रिस्क है, किसमें ज़्यादा रिस्क है। तो आप रिस्क के पर्सपेक्टिव से हमें समझाइए मीता कि सेक्टरल और थीमेटिक फंड्स में क्या डिफरेंस होता है? Sure. So let's take examples and I think that will resonate very well. For example, अगर हम फार्मा की निफ्टी फार्मा को देखें या एज एन इंडेक्स, अब ये सेक्टर 2010 से 15 में बहुत ही फ्लेवर में था एंड वहाँ पे भी बहुत चेजिंग हुई थी. इन्वेस्टर्स सॉ लार्ज अमाउंट ऑफ रिटर्न्स एंड काफी सारा वहाँ पे एलोकेशन हुआ था उस समय पे. या लेकिन आप देखिए वही निफ्टी फार्मा इंडेक्स 2015 से 2020 तक एक्चुअली बहुत ज्यादा मैसिवली अंडर परफॉर्म किया एंड इनफैक्ट इट बिकेम हाफ ऑफ व्हाट इट वाज इन 2015, ओके. whereas the broader markets kept doing well. So if somebody would have invested a lot of money in that sector fund looking at the returns in the past would have definitely lost a lot of money, and on the contrary अगर कोई diversified में ज्यादा allocation रहा होता तो that investor would have definitely benefited. So sectors में cycles आती हैं and sometimes the cycles are long, sometimes they are short, but they do go through its own cycles and one can get caught at the wrong side. अगर आपने cycle के peak पे उसको enter कर लिया तो आपके पास शायद एक लंबा समय होगा जब वो sector बहुत massively underperform करने की possibilities बढ़ जाती हैं. अच्छा. एट द सेम टाइम अगर आप एक थीमेटिक में जाते हो, जैसे कि मैं इनोवेशन की बात कर रही थी, सो इनोवेशन कैटेगरी में हम देख रहे हैं कि हर सेक्टर एक इनोवेशन के थ्रू गुजरता है. चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो कंजम्पशन हो, ऑटो हो यानी आपकी गाड़ी हो और ट्रक बनाने वाली कंपनियां हो, या फिर आईटी हो या फार्मा हो. तो अगर कोई फंड मैनेजर इस थीमेटिक को मैनेज कर रहा है तो उसके पास बहुत ज्यादा लीवरेज है कि वो हर सेक्टर में थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. और कोई एक आधा सेक्टर अगर साइकिल से जा रहा है देन वो वहां से थोड़ा कम एलोकेशन करके किसी और सेक्टर की तरफ एलोकेट कर पाएंगे. Yeah. वो उनके पास ज्यादा एम्यूनिशन होगा कि वो किस तरह से पोर्टफोलियो को मैनेज करें. ऑन द कॉन्ट्ररी अगर कोई बहुत ही सेक्टर में कोई फंड मैनेजर अगर थीम मैनेज कर रहा है, कोई सेक्टोरल फंड, तो उनके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं कि वो और कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो सेक्टर फंड है और वो मैंडेट के हिसाब से उसी सेक्टर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा उस फंड मैनेजर को. तो ये बहुत एक डिफरेंस हो जाता है वर्सेस अ थीमेटिक एंड अ सेक्टर फंड.
ओके, सो वी कैन से कि जो थीमेटिक फंड्स होते हैं वो थोड़े ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड होते हैं कंपेयर टू सेक्टरल फंड्स, क्योंकि थीमेटिक फंड में एक थीम फॉलो हो रही है, विच मीन्स एक थीम में मल्टीपल सेक्टर्स के स्टॉक्स आप पिक कर सकते हैं। सेक्टरल फंड में यू आर लिमिटेड टू द स्टॉक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्टर, तो इसलिए रिस्क ज़्यादा रहता है। सो इज इट अ फेयर कंक्लूजन कि सेक्टरल फंड्स थीमेटिक फंड से ज़्यादा रिस्की हैं? आई मीन इफ आई लुक एट इट इन अ ब्रॉड वे। या एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। Okay. All right. So now let me, get back to the market volatility. हमें पता है कि market volatility है, लेकिन recent data हमें ये दिखाता है कि आज के time में भी investors mutual funds में invest कर रहे हैं. They continue to invest in mutual funds in October despite market volatility. So इस context में should investors choose equity funds to balance risk return? राइट, कि अभी भी अगर मार्केट वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं तो क्या अभी भी हमें इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए टू बैलेंस आउट द रिस्क एंड रिटर्न एस्पेक्ट्स इन माय पोर्टफोलियो? Yeah, so see, in the very near term, nobody knows what can happen because बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो मार्केट को नियर टर्म में शायद वॉलेटाइल रखेंगी या रखती हैं। बट व्हेन यू स्टेप बैक एंड व्हेन यू लुक एट 3 years 5 years फ्रॉम नाउ, एंड जब हम देखते हैं कि ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी का शेप जो है अभी इन टर्म्स ऑफ हमारा फिजिकल डिसिप्लिन जो है, हमारे जो इंफ्रा के केपेक्स हमने किए हैं पिछले 10 सालों में, जो हमने बढ़ाए हैं इतने ज्यादा, इवन हमारी कॉर्पोरेट्स जो लिस्टेड कॉर्पोरेट्स हैं उनका डेट टू इक्विटी रेशियो आज 15 साल के लो पे चल रहा है। हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग की जो हम मसल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम China+1 काफी सालों से, अब 2-3 सालों से हम सुन रहे हैं, तो वो भी हम ऑन ग्राउंड अब देख रहे हैं कि कैसे एप्पल के आईफोन जैसे हमने सबने पढ़ा है कि इंडिया में बन रहे हैं, ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होना शुरू होंगी और होने वाली हैं। सो ये सब कुछ जब हम देखते हैं एज एन एनालिस्ट, एज अ फंड मैनेजर, तो हम देख रहे हैं कि इंडिया के लिए ये बहुत ही एक अच्छा टाइम है, और आने वाले 5-10 सालों में ये एक बहुत अच्छी तरह से इट कैन थ्रो अप अपॉर्चुनिटीज, not only for personal growth in terms of how the economy will show up, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से लेकर इनकम जनरेशन से लेकर इकोनॉमिक ग्रोथ ड्राइव, एवरीथिंग इज एक्चुअली लुकिंग प्रिटी गुड। सो मेरा ये मानना है कि आपका होराइजन आप लंबा रखिए, एटलीस्ट आप 3 to 5 years का होराइजन रखिए, एंड द लॉन्गर द बेटर। एंड ये जो भी मैंने समझाया वो हमें एक अच्छे दिशा की तरफ जाते हुए दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल वेयर द इकोनॉमी विल ग्रो। एंड जब इकोनॉमी अच्छा करती है तो नेचुरली हमें एज फंड मैनेजर्स वी गेट ऑप्शंस टू पिक some of the good alpha ideas, and in turn help investors benefit from that. ओके, आई वुड से कि अगर मार्केट वॉलेटिलिटी है तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जिसको यूज करना चाहिए टू इन्वेस्ट मोर मनी इन इक्विटी मार्केट, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज बहुत कम आती हैं, जब ये मार्केट नीचे गिरती है, तो यूज दीज एज ways to increase your equity allocation. So yeah. Okay, so मीता, अभी जो है हम आपसे एक स्पेसिफिक फंड के बारे में पूछेंगे जो आप हैंडल करती हैं. इट्स वन ऑफ द बिग फंड्स इन द मार्केट एंड दैट्स द टाटा डिजिटल इंडिया फंड. तो आप हमें ये बताइए मीता कि इस फंड के लिए आपका स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहता है? मतलब इज देयर एनी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी दैट यू फॉलो एज अ फंड हाउस? क्या आप सिमिलर स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं फॉर इक्विटी फंड्स इन जनरल, या फिर हर फंड का स्ट्रैटेजी अलग रहता है? And tell us about the Tata Digital India Fund's stock picking strategy. सो एज टाटा एएमसी हम गार फॉलो करने की कोशिश करते हैं हमारे अक्रॉस ऑल कैटेगरी ऑफ फंड्स में, एंड ये हमारे एक है जो अंडरलाइंग फिलोसॉफी हम जिसको मान के चल सकते हैं। फॉर मी पर्सनली ऑब्वियसली गार इज one of the baseline for looking at the stocks, but for me एक और एडिशनल होता है जो मैं जनरली देखती हूँ कि गार में हमें क्या होता है कि ग्रोथ भी है और वैल्यूएशन का भी कंफर्ट है, पर मेरे लिए ग्रोथ का इन्फ्लेक्शन पॉइंट, यानी कि काफी बार क्या होता है, काफी कंपनियां होती हैं जो एक फेज से गुजर रही हैं जहाँ पे शायद ग्रोथ इतनी ज्यादा अच्छी आ नहीं रही है इस समय। हो सकता है वो कंपटीशन की वजह से हो, या कोई स्ट्रैटेजी चेंज, या फिर कोई इंडस्ट्री में ही कोई खराब फेज चल रहा है। बट अगर वो बहुत नजदीक है अपने इन्फ्लेक्शन पॉइंट के और उनकी वैल्यूएशन भी बहुत रीजनेबल है, तो मेरे लिए वो एक ज्यादा एक प्रायोरिटी हो जाती है कि उनको मैं और इवेल्युएट करूं और फिर
एनालाइज करने के बाद ये डिसाइड करूँ कि वो मुझे फंड में लेना है या नहीं लेना है। हम्म। तो मेरा थोड़ा ग्रोथ बायस ज़्यादा होता है गार्प के साथ साथ। तो वैल्यूएशन कंफर्ट चाहिए, पर मुझे ग्रोथ भी एक मीनिंगफुली हायर ग्रोथ की तरफ जाती हुई कंपनियों को इवेल्युएट करने में ज़्यादा आई एम मोर कीन। सो वो एक डिफरेंस है। बट येस, एवरी फंड मैनेजर अपना स्टाइल थोड़ा सा उनका होता है, बट गार्प एज अ टाटा एमसी इज व्हाट वी फॉलो। ओके। कमिंग टू टाटा डिजिटल इंडिया फंड, एंड जो मैं कोशिश करती हूँ कि कैसे मैं स्टॉक्स पिक करूँ, सो वो एक्चुअली मेरे हर फंड में ही सिमिलर स्ट्रैटेजी में फॉलो करती हूँ। सो मैं जनरली पोर्टफोलियो को दो हिस्सों में बांटती हूँ मेरे माइंड में। एंड मेरा अप्रोच ये होता है कि आधा पोर्टफोलियो मेरा एटलीस्ट ऐसे स्टॉक्स में हो जो मैंने अभी समझाया कि जहाँ पे आज वैल्यूएशन किसी वजह से कम है, बट ग्रोथ की रिवाइवल अब दिखने लगी है। एंड इन दैट प्रोसेस क्या होता है कि इफ आई एम एबल टू आइडेंटिफाई द राइट काइंड ऑफ स्टॉक्स, तो मुझे ग्रोथ रिवाइवल का बेनिफिट ही नहीं मिलता है, री रेटिंग का भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाता है उस उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में। तो वो मेरे लिए बहुत क्रिटिकल है कि वो मेरा बकेट में मैं हमेशा ये ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने, इट्स अ रेगुलर प्रोसेस, एंड डे इन डे आउट इज दिस इज व्हाट वी डू। सो वो बहुत क्रिटिकल होता है मेरे फंड के एक्चुअल अल्फा क्रिएशन में। दूसरा जो हिस्सा होता है जिसको मैं कंपाउंडर बकेट बोलती हूँ, तो कंपाउंडर बकेट इज बेसिकली स्टॉक्स जहाँ पर एक लंबी हिस्ट्री रही है, और उन्होंने उन कंपनियों ने मल्टीपल साइकिल्स देखे हैं, एंड देव इमर्ज स्ट्रॉन्ग फ्रॉम दो साइकिल्स। तो वो मुझे जो कंपाउंडर बकेट होता है वो मुझे बहुत ही स्टेबिलिटी देता है अगर मार्केट्स वॉलेटाइल टर्न होते हैं तो। तो वो मेरा एक अच्छा रिस्क एवर्जन बैलेंस हो जाती है वो स्ट्रैटेजी मेरी, क्योंकि अल्फा बकेट मुझे रिटर्न जनरेशन में बहुत मदद करेगी, और कंपाउंडर बकेट जो है वो मुझे स्टेबिलिटी देने में कहीं ना कहीं हेल्प करती है। तो जनरली वो मेरा अप्रोच होता है, नॉट ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर फंड, फॉर ऑल द फंड्स विच आई Which you मैनेज। manage. Okay. All right. So, just one or two more questions around this particular theme, and then I have some questions that I would like to ask you about your particular investment philosophy. So, जब हम अगेन सेक्टर और थीमेटिक फंड्स की बात करें, उन्होंने करीब 70-80% तक रिटर्न दिया इन जस्ट 1 ईयर, और इसकी वजह से काफ़ी हमने देखा है कि वी सी अ लॉट ऑफ फोमो अमंगस्ट इन्वेस्टर्स कि यार हमने तो इन्वेस्ट नहीं किया, इन्वेस्ट कर देते तो हमें भी इतने अच्छे रिटर्न्स मिल जाते। तो आप ऐसे इन्वेस्टर्स को क्या बोलना चाहेंगे? एंड व्हाट वुड यू टेल इन्वेस्टर्स जो सिर्फ रिटर्न्स के ऊपर फोकस करते हैं फ्रॉम थीमेटिक फंड्स एंड नॉट नेसेसरली ऑन थीम्स? लाइक यू सेड ना कि पास्ट रिटर्न्स के बेसिस पे लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन दे आर नॉट नेसेसरली एनालाइजिंग अ थीम कि ये थीम आगे जाके अच्छा करेगी या नहीं करेगी। तो आप ऐसे इन्वेस्टर्स को क्या बोलना चाहेंगे? एंड व्हाट इज योर टेक ऑन दिस कि ऐसे इन्वेस्टर्स जिनको बहुत फोमो हो रहा है अभी कि अरे इन्वेस्ट नहीं किया? Yeah. So I think, as I said, that Indian, Indian इकोनॉमी में जो चेंजेस हम देखे हैं पिछले कुछ सालों में, और जो हमें दिख रहे हैं आने वाले काफी सालों में, आई एम श्योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट में अगर आज कोई इन्वेस्टेड नहीं है तो दे विल लूज ऑन समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज आज से 2 डेकेड्स के बाद शायद हम इतने हाई ग्रोथ इकोनॉमी शायद हम ना रहें, या 3 डेकेड के बाद हम इतने हाई ग्रोथ इकोनॉमी ना रहें। तो ये एक बेस्ट फेज है Indian economy के लिए, and being someone who can invest in India, I think it's a good platform definitely. Sure. But you have to keep some points in mind, as I said, that don't chase the returns sectoral और thematic पर आपका allocation आप अपने risk के appetite के हिसाब से रखिए, and have a longer horizon, and most important, be disciplined in whatever you are trying to invest into. Discipline, it goes a long way, and I think that is most important. तो आप चेज ना करिए, और आप उसको बहुत ही स्टैगर्ड तरीके से आप डिसिप्लिन में रहिए और रेगुलर बेसिस पे करते रहिए, एंड आई एम श्योर लॉन्ग टर्म में दिस विल एक्चुअली टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड Yeah. एवेन्यू। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि जनरली डिसिप्लिन को ना डाइवर्सिफाइड एक्विटी फंड्स के साथ या फिर मोर आपके कोर पोर्टफोलियो के साथ लिंक किया जाता है। एंड सेक्टरल फंड्स के साथ मैंने देखा है काफ़ी इन्वेस्टर्स बोलते हैं कि चलो मार्केट टाइमिंग के हिसाब से कर देते हैं, एज एंड व्हेन द वी सी सम अपॉर्चुनिटी इन्वेस्ट कर देते हैं, बट जनरली सेक्टरल थीमेटिक फंड्स में से डिसिप्लिन्ड अप्रोच एसआईपीज नहीं होती हैं उतनी। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग व्हेन यू से कि आप सेक्टरल फंड्स में भी या इस कैटेगरी में भी डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करिए टू सी गुड रिटर्न्स, which is great. Okay, so now ऐसे भी इन्वेस्टर्स होते हैं मीता जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं, राइट? वी इंटरेक्ट विद इन्वेस्टर्स ऑन अ डेली बेसिस एंड वी हैव सीन कि या तो ऐसे कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स ज़्यादा रिस्क लेते हैं तो डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं,
ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो बिल्कुल रिस्क अवर्स होते हैं, सिर्फ सेफर इन्वेस्टमेंट्स कंसिडर करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट ही नहीं करने वाले भी इन्वेस्टर्स हैं। तो अब ऐसे इन्वेस्टर्स को क्या बोलना चाहेंगे कि डू यू सी अपॉर्चुनिटीज एज एन इन्वेस्टर कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए हमें? राइट। नो, जैसे मैंने बताया कि सी, फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूचुअल फंड एक फंड्स में एक डाइवर्सिफिकेशन का एक आपको प्लेटफॉर्म देता है। नॉट ओनली बिटवीन द फंड, एक कोई एक कैटेगरी डिवर्सिफाइड फंड में तो डाइवर्सिफिकेशन होता ही है, बट जैसे मैंने बताया कि बैफ मैफ हो गया आपका डिवर्सिफाइड कैटेगरी हो गया, एंड देन योर सेक्टोरल एंड थीमेटिक हो गया, तो आपको एक बुके मिलता है। एंड जो टीम्स होती हैं, जो इन्वेस्टमेंट टीम्स होती हैं, दे कम विद अ वेरी रिच सेट ऑफ एक्सपीरियंस। एक पर्टिकुलर सेक्टर में उन्होंने काफी काफी सालों तक रिसर्च किया हुआ होता है, और उनकी अंडरस्टैंडिंग एक अलग लेवल की होती है। तो जब वहां से कोई प्रोडक्ट हम आता है इन टर्म्स ऑफ स्कीम्स कैटेगरीज वगैरह, और अगर आपने अपने रिस्क एलोकेशन के हिसाब से उसको अच्छे से कैपिटल एलोकेशन आपने किया हुआ है, then I think in the long run it definitely benefits the investors very very much. And ये यहाँ पे we used to perceive equity as a higher risk. Now I think that's changing a bit, and given the SIP flows, I think it's changing for good. But I think that if you're not an investor who is looking at this mutual fund category, then one should start looking at it. If you are too risk averse, start with BAF and MAF. But as time goes, you will realize that how beneficial it becomes over a period of time. एंड क्या होता है कि इन्वेस्टर्स ना रिटर्न वाले नंबर पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, वो रिटर्न को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज देते हैं, बट रिटर्न के साथ साथ आपका एन जो होता है यानी नंबर ऑफ इयर्स, वो बहुत क्रिटिकल हो जाता है। एंड दैट यू विल नो रियलाइज इट ओनली व्हेन यू आर इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्गर अमाउंट ऑफ टाइम, क्योंकि जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट है वो बहुत ही सिग्निफिकेंटली बड़े प्रोनाउंस तरीके से आपको दिखने लगेगा इफ यू आर इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्गर अमाउंट ऑफ टाइम. So I would say that start small, start early, but stay for a longer time. Yeah. And I personally think the biggest benefit of mutual fund is कि हर तरीके के इन्वेस्टर के लिए एक कैटेगरी अवेलेबल है। आपको रिस्क नहीं लेना है, आपके लिए कैटेगरी अवेलेबल। आपको ज्यादा रिस्क लेना है, आपके लिए म्यूचुअल फंड कैटेगरी अवेलेबल। सो एनीवन कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स डिपेंडिंग ऑन योर फाइनेंशियल गोल्स एंड योर रिस्क एपेटाइट। सो या ओके, सो मीता, जस्ट लास्ट 1 or 2 क्वेश्चंस, ठीक है? तो ये जो मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए वो ये है कि आपका जब आप खुद पर्सनली इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा, तो आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसा रहा है? हाउ डू यू मैनेज योर इन्वेस्टमेंट्स? ऐसी कौन सी लर्निंग्स रही हैं, कैसी क्या गलतियां करी हैं आपने अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट जर्नी में, विच यू वुड लाइक टू शेयर विद अस? राइट, सो आई थिंक दैट फॉर्चुनेटली बिकॉज मैं इसी इंडस्ट्री में ही अपना करियर स्टार्ट किया, तो आई डिड स्टार्ट अर्ली एंड स्टार्ट स्मॉल, and I am seeing that benefit of all the years of gradual increase in allocation has which has gone into equities. So I definitely, when I looked at journey, I think that starting early, although small, really made a lot of difference. And I think that that is what I always advise to all the partners and investors, that start small but start early. It goes a long way. दूसरा ये है कि मैंने ये रियलाइज किया है कि यूफोरिक मार्केट में बिहेवियरल फाइनेंस आ जाता है. आई मीन वी ऑल टेंड टू गेट ड्रिवन बाय द यूफोरिया इन द मार्केट. लास्ट साइकिल्स में मैंने भी कुछ ऐसे देखे थे कि यूफोरिया है, एंड इट डज टेंड टू काइंड ऑफ इनिशियल ईयर्स में व्हेन यू आर न्यू, ऑब्वियसली वो यूफोरिक मार्केट बहुत एक्साइट करता है. तो आई हैव लर्नड ओवर अ पीरियड दैट यूफोरिया मार्केट में इट्स ओके, देयर इज यूफोरिया, बट देयर विल ऑल्सो बी अ डल पीरियड. सो द मोर डिसिप्लिन आई हैव बीन, आई हैव रियलाइज दैट कोई भी चाहे साइकिल हो, उसका बेनिफिट मुझे मिलता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो आई थिंक डोंट गेट टू एक्साइटेड बाय यूफोरिया इज व्हाट हैज बीन द लर्निंग फॉर मी फॉर श्योर. Okay, okay, sure. Last question, any book recommendations for our viewers? ऐसी कोई specific book जो आपको लगता है कि, या any material, any content जो आपको लगता है कि हमारे viewers को मदद करेगा to become better investors? Yeah, so I think that books mein I keep saying that I know I like Peter Lynch book a lot, the way he thinks, the way he has written. I think that that really gels well with what I think. And even something like Jim Collins के books हैं जो companies को understand करने में बहुत help करती हैं. So I think there are quite a few avenues, but I think I would still say Peter Lynch is what if someone who's starting to read would really like to read, would really enjoy reading that piece. Okay, sure. Wonderful. I think we're done with the questions. Thank you so much, Meeta. I do hope कि आज हमने एक particular segment पे focus किया हमारे podcast में. I hope कि
इस सेगमेंट को लेके हमारे सारे व्यूअर्स के जितने भी डाउट्स थे सब क्लैरिफाई हो गए हों, ऑल थैंक्स टू यू. So thank you so much for your time today and for all your wonderful answers. And we hope to get you back soon. But thank you so much, Meeta. Thank you, Namrata. Thank you, Gro, and thank you, entire team. Thank you so much. Wow, that was such a wonderful conversation with Miss Meeta. I'm sure आप सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा. And as you would have realized कि आज के हमारे जो एपिसोड की थीम थी that was sectoral and thematic funds. तो हमारे बहुत सारे सवाल जो हमने मिस मीता से पूछे थे revolved around sectoral and thematic funds. तो जल्दी से जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए वो मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ. तो सबसे पहले हमने मिस मीता से पूछा कि हमने सेक्टरल फंड्स या थीमेटिक फंड्स में बहुत ज़्यादा इन्फ्लोज देखे इन द रीसेंट पास्ट, तो इसका रीज़न क्या है एंड यू नो एज एन इन्वेस्टर हमें इन थीम्स में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए. सो मिस मीता सेज कि सबसे पहले एज एन इन्वेस्टर आपको काफ़ी कॉशियस रहना चाहिए, ध्यान से इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि सेक्टरल फंड्स और थीमेटिक फंड्स काफ़ी ज़्यादा रिस्की फंड्स होते हैं. सेक्टरल फंड ज़्यादा रिस्की होते हैं बिकॉज दे आर मोर वल्नरेबल टू मार्केट साइकिल्स और वो एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं. अगर हम थीमेटिक फंड्स की बात करें तो वो ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड होते हैं कंपेयर टू सेक्टरल फंड्स. उसमें यू विल गेट यू नो एक्सपोजर टू मल्टीपल सेक्टर्स बेस्ड ऑन द थीम एंड उसमें जो है उतना ज़्यादा यू नो वल्नरेबिलिटी नहीं रहता है टू मार्केट साइकिल्स एज मच एज सेक्टरल फंड्स. फिर हमने मिस मीता के साथ थोड़ा आईटी सेक्टर के बारे में डिस्कस किया एंड मिस मीता सेज कि अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें ये एक काफ़ी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है विद अ फोकस ऑन यूएस एंड यूरोपियन मार्केट्स. ऑफ कोर्स डोमेस्टिक मार्केट्स का भी काफ़ी फोकस आईटी सेक्टर के ऊपर है. शी ऑल्सो सेज कि ये चेंज ओरिएंटेड सेक्टर भी है और अभी अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्लाउड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस है. सो शी सेज एज एन इन्वेस्टर आपका बहुत ज़्यादा एलोकेशन आईटी सेक्टर फंड्स या आईटी बेस्ड थीमेटिक फंड्स के ऊपर नहीं होना चाहिए बिकॉज दिस सेक्टर अगेन इज़ वल्नरेबल टू मार्केट साइकिल्स. फिर हमने ये डिस्कस किया कि ऐसे इन्वेस्टर्स जिनका बहुत ज़्यादा एलोकेशन सेक्टरल फंड्स या थीमेटिक फंड्स की तरफ है उनको क्या करना चाहिए. सो मिस मीता सेज कि आइडियली आपको सेक्टरल फंड्स या थीमेटिक फंड्स में तभी इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आपका रिस्क टॉलरेंस बहुत हाई है या फिर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म है. शी सेज कि अगर आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा सेक्टरल या थीमेटिक फंड्स हैं तो आपको अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहिए विद हाइब्रिड फंड्स लाइक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स या फिर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स. फिर हमने मिस मीता से डिस्कस किया कि सेक्टरल फंड्स और थीमेटिक फंड्स के बीच में डिफरेंस क्या है. सो मिस मीता सेज कि जो सेक्टरल फंड्स होते हैं दे आर वल्नरेबल टू मार्केट साइकिल्स और ये जो मार्केट साइकिल्स होती हैं ये काफ़ी लंबी हो सकती हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर आपने मार्केट साइकिल के पीक में एक सेक्टरल फंड में इन्वेस्ट किया है तो आप काफ़ी लॉसेस भी इनकर कर सकते हैं. थीमेटिक फंड्स ऑन दी अदर हैंड काफ़ी ब्रॉड बेस्ड होते हैं क्योंकि थीमेटिक फंड्स जो हैं काफ़ी दे इन्वेस्ट इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सेक्टर्स बेस्ड ऑन द थीम. तो सेक्टरल फंड के कंपैरिजन में थीमेटिक फंड्स जो हैं वो कम रिस्की होते हैं. फिर हमने मिस मीता से पूछा कि ऐसे इन्वेस्टर्स जो इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं उनको वो क्या बोलना चाहेंगी. तो मिस मीता सेज कि सबसे पहले आपको इक्विटी मार्केट्स में एक्सपोजर लेना चाहिए बेसिकली टू टैप इनटू इंडियाज़ ग्रोथ स्टोरी. अगर हम अभी की हम बात करें तो इंडिया इज़ ग्रोइंग एट अ रैपिडली फास्ट पेस और ये शायद केस ना हो आफ्टर 2 or 3 डेकेड्स. तो 20-30 साल बाद अगर ऐसा यू नो शायद ना हो तो यू शुड टैप इनटू इंडियाज़ ग्रोथ स्टोरी टुडे. ऑफ कोर्स यू विल मिस आउट ऑन द पावर ऑफ कंपाउंडिंग बेनिफिट. तो अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपको वो बेनिफिट भी आप मिस आउट करेंगे इन द लॉन्ग टर्म. सो एज एन इन्वेस्टर आपको इक्विटीज़ में डिसिप्लिन रहना चाहिए. बी डिसिप्लिन अबाउट योर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स एंड एट द सेम टाइम आपको रिटर्न्स को चेज़ नहीं करना चाहिए स्पेशली फ्रॉम योर सेक्टरल एंड थीमेटिक इन्वेस्टमेंट्स. फिर हमने मिस मीता से उनकी कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा फ्रॉम इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स एंड मिस मीता सेज कि यू नो वो एक काफ़ी स्टेडी इन्वेस्टर रही हैं इन दी इक्विटी स्पेस एंड वो उन्होंने अपना इक्विटी इन्वेस्टमेंट बहुत जल्दी शुरू किया था. सो शी सेज एज एन इन्वेस्टर आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स शुरू करना चाहिए और लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए. शी ऑल्सो सेज कि मार्केट यूफोरिया से डोंट गेट टेकन बाय एंड एट द सेम टाइम काम रही एज एन इन्वेस्टर और डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करिए. सो दैट वाज अबाउट इट इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड. आई एम श्योर आप सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद एवरीवन एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द म्यूचुअल फंड चैनल which is called Mutual Funds at Grow. So thank you so much for watching. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.